नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत जल्द ऑटो टैक्सी लेना महंगा हो जाएगा। आपको बता दें, दरअसल सीएनजी के बढ़ते दामों के बीच ये फैसला लिया जा रहा है। इससे आम आदमी के खर्चों में असर दिखाई देगा, क्योंकि ऑफिस या मार्केट आने जाने के लिए ऑटो टैक्सी ही लिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टैक्सी के बेस फेयर में 15 रुपये का इजाफा होने जा रहा है। वहीं ऑटो के लिए किराया प्रति लीटर के हिसाब से 1.5 रुपया महंगा हो जाएगा। इस फैसले को शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है, जबकि दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद अंतिम फैसला आएगा। आपको बता दें कि सीएनजी की कीमतों में उछाल इसका कारण बन रहा है। ऑटो टैक्सी का किराया आखिरी बार साल 2013 में बढ़ा था। वहीं सीएनजी की कीमत में लगातार हो रहे इजाफे के कारण एक बार फिर दिल्ली में ऑटो टैक्सी से सफर करना बेहद महंगा होने जा रहा है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने ऑटो टैक्सी के बेस फेयर में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। सीएनजी की बढ़ती कीमत के साथ साथ व्हीकल रिप्लेसमेंट कास्टिंग को भी ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, इस साल अप्रैल में 13 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के सदस्यों ने ही बेस फेयर में बढ़ोतरी का सुझाव दिया था। कमेटी का सुझाव था कि बेस फेयर में 60% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी कड़ी में कमेटी ने ऑटो के लिए प्रति लीटर 1 रुपये बढ़ोतरी का सुझाव दिया था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में अब बहुत जल्द जो है ऑटो रिक्शा लेना बहुत महंगा हो जाएगा, यानी कि इसका किराया काफी बढ़ जाएगा, तो किन कारणों के कारण ये जो है किराया बढ़ जाएगा, एक बार पूरी अपडेट राजीव। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2013 से ऑटो टैक्सी का जो किराया था वो सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया गया था। लगातार उसको लेकर ऑटो टैक्सी यूनियन की बात करें तो उनकी तरफ से बार बार दिल्ली सरकार से गुहार लगाई जा रही थी कि उनके किराए में इजाफा किया जाए, क्योंकि लगातार सीएनजी के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी चालकों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। और यहाँ तक कि जो ऑटो टैक्सी यूनियन है वो लगातार सरकार के संपर्क में थी और इसी को लेकर अप्रैल के अंदर एक कमेटी गठन की गई थी, जिसके अंदर कोशिश ये की गई थी कि जो भी ऑटो टैक्सी यूनियन की जो किसने डिमांड है वो सरकार तक पहुंचाई जाए और उसके अंदर बदलाव क्या किए जाने चाहिए। मगर यहाँ पर जो कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी तो उसके अंदर कहा गया था कि लगभग 1 रुपए का जो इजाफा जो है वो कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी वालों के लिए करना चाहिए। और टैक्सी यूनियन की बात करें तो टैक्सी यूनियन के लिए भी कहीं ना कहीं 10 रुपए का इजाफा करना चाहिए। मगर अब दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट जो मंत्री हैं अशोक गहलोत, वो कहीं ना कहीं से कसते अशोक जी जो उनको लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। कैलाश गहलोत की लगातार ये भी कोशिश की जा रही थी कि जो ऑटो टैक्सी यूनियन है उसको कहीं ना कहीं कसते जो ऑटो टैक्सी यूनियन वालों को जो परेशानी हो रही है वो कहीं ना कहीं दूर की जाए। और इसी को लेकर अब जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो किराया है यानी कि ऑटो टैक्सी का वो बढ़ेगा और उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके ऊपर कहीं ना कहीं दोहरी मार पड़ती हुई नजर आई है। क्योंकि एक तरफ तो महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बात करें वो महंगा हो चुका है और अब सीएनजी के भी दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता की जो बजट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं खासा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर अब जिस तरीके से टैक्सी की बात करें तो टैक्सी पर लगभग 15 रुपए की इजाफा किया जाएगा और प्रति यूनिट की बात करें जो ऑटो रिक्शा की बात करें तो उनके ऊपर भी 1.5 रुपए का इजाफा किया जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं जनता के ऊपर कहीं ना कहीं उसके भार बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर एक कमेटी बनाई गई है जिसकी लास्ट चर्चा के बाद में कहीं ना कहीं फैसला लिया जा सकता है। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सी यूनियनों के लिए किस तरीके से कदम उठाती है और जो आम जनता है उनके ऊपर भी महंगाई की मार जो है वो कम से कम पड़े, ये जरूर देखना होगा। मगर दिल्ली सरकार अब किस तरीके से कदम उठाने वाली है ये जरूर आने वाले समय के अंदर जनता को पता लगता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, जिस तरीके से बात करें, अभी आपने कहा कि लगातार ऑटो चालकों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि इसका ऑटो रिक्शा का जो है किराया बढ़ाया जाए, लेकिन अब उनमें कैसा माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है ऑटो चालकों में?
देखिए सही बात करें आप, ये बात करें जिस तरीके से कैलाश गलौत की, तो लगातार कहीं ना कहीं पर्यावरण क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट मंत्री वो लगातार कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी यूनियन के संपर्क में थे और लगातार ये भी कोशिश की जा रही थी, जो ऑटो टैक्सी यूनियन की तरफ से बार बार आवाज उठाई जा रही थी कि उनको महंगाई की असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, सीएनजी महंगी हो रही है, तो उसकी वजह से उनको ऑटो टैक्सी चलाना बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है उसके अंदर। मगर जिस तरीके से अब बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, टैक्सी के अंदर लगभग 15 रुपए का इजाफा किया जाएगा और प्रति यूनिट के हिसाब से ऑटो पे इजाफा किया जाएगा 1.5 रुपए का, तो कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी चाहे यूनियन की बात करें या फिर ऑटो टैक्सी चालकों की बात करें, उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था जरूर सुधरती हुई नजर आएगी। मगर जनता जो है, जो ऑफिस जाने के लिए या फिर कहे मार्केट जाने के लिए या फिर अपने पर्सनल इधर उधर जाने के लिए जो ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल करते थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इसके मार पड़ती हुई नजर आएगी। मगर अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें, तो केंद्र सरकार की तरफ से बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे थे, मगर पेट्रोल पे और डीजल पे कुछ राहत जरूर दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, मगर राज्य सरकारों की बात करें तो उनकी तरफ से अभी तक कोई भी राहत नहीं दी गई है। यहाँ पर बात करें सीएनजी की, तो सीएनजी के दाम भी निरंतर लगातार पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ समय से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर ऑटो टैक्सी जो चालक है, वो कहीं ना कहीं इस आवाज को लेकर दिल्ली सरकार के संपर्क में थे और बार बार कहा जा रहा था कि उनके किराए में इजाफा किया जाएगा, कि 2013 से इसके अंदर इजाफा नहीं किया गया, तो 2013 के बाद में अब कहीं ना कहीं 2022 के अंदर इजाफा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऑटो टैक्सी यूनियन की तरफ से या फिर कहे उनकी जो आवाज है, उसको कहीं ना कहीं सरकार सुनती हुई नजर आ रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं बदलाव भी किए जा रहे हैं। मगर देखना होगा इस बदलाव से जनता के ऊपर कितना फर्क पड़ने वाला है। जी राजीव, जिस तरीके से बात करें कि लोगों को रोजाना ऑफिस जाने के लिए या बच्चों को स्कूल जाने के लिए ऑटो या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है, तो अब सीधे तौर पर ये प्रश्न ये उठता है कि कितना असर उनकी जेब में इससे पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर कहे मार्केट जाने के लिए ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर खासा असर पड़ता हुआ नजर आएगा ये, क्योंकि 15 रुपए का जो इजाफा किया जाएगा वो टैक्सी पे किया जाएगा और प्रति किलोमीटर की दर के हिसाब से वो ऑटो पे किया जाएगा, 1.5 रुपए का इजाफा किया जाएगा, तो हर कहीं ना कहीं जनता के ऊपर कहीं ना कहीं भार जरूर पड़ेगा। और खासतौर पर उनकी बात करें जो ऑफिस के लिए ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं या फिर मार्केट जाने के लिए या फिर अपने इधर उधर जाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जेब पर जरूर भारी पड़ेगा। क्योंकि पहले अगर हम ये मान लें कि 2013 के हिसाब से अगर 100 रुपए का किराया पड़ता था एक व्यक्ति को ऑफिस जाने के लिए, अब वो कहीं ना कहीं बढ़कर लगभग 125 रुपए के करीब हो जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं 25 रुपए का सीधा सीधा कह सकते हैं इजाफा जरूर होगा और जनता की जेब पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर सरकार को कितना बड़े बदलाव करने होंगे ये जरूर देखना होगा। मगर ये भी कोशिश करनी होगी कि जो आम व्यक्ति है, यानी कि जो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है या फिर जो मार्केट जाने वाला व्यक्ति है, उसकी जेब पर भी कहीं भार का जो जैसे महंगाई की जो मार है वो कम पड़ती हुई नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की बात करें, सीएनजी की बात करें, जिस तरीके से दाम बढ़े हैं, उससे तो कहीं ना कहीं घरों का जो कहते हैं व्यवस्था थी वो बिगड़ती हुई नजर आई। एलपीजी की बात करें वो भी बढ़ती हुई नजर आई, जिससे कहीं ना कहीं घरों की जो स्थिति है वो बिगड़ चुकी है। मगर उसको सुधारने के लिए सरकारों को ही कुछ कदम उठाने, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं सरकार जनता के बारे में सोचना होगा ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। मगर अभी तक जिस तरीके से लगातार हर चीज के अंदर इजाफा किया जा रहा है, महंगाई की मार जो है वो जनता के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है। मगर जनता जो है बार बार सरकार से कहीं ना कहीं उम्मीद करती है, वो उम्मीद जो है वो जनता की पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। मगर जिस तरीके से ऑटो टैक्सी यूनियन की बात करें या फिर ऑटो टैक्सी चालकों की बात करें, उसके लिए जरूर दिल्ली सरकार कुछ कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से बात करी जाए, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी इसको लेकर तमाम जानकारी दी है, तो क्या क्या जानकारी उनके द्वारा दी गई है? देखिए बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर बात करें ट्रांसपोर्ट मंत्री की बात करें, तो जिस तरीके से कैलाश गलौत की बात करें, तो लगता है कि लगभग कह सकते हैं कोशिश जरूर की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑटो टैक्सी यूनियन है, जिनके ऊपर अभी तक जो सीएनजी की बात करें या फिर ऑटो टैक्सी ये जो डीजल का इस्तेमाल करते थे या पेट्रोल का इस्तेमाल करते थे जिनकी गाड़ियों के अंदर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं भार जो है वो कम होता हुआ नजर आया। क्योंकि लगातार 2013 से कहीं ना कहीं इसकी जो बढ़ोतरी नहीं की गई थी और बार बार कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी चालक जो है वो बार बार प्रदर्शन भी करते थे और कहीं ना कहीं आवाज भी लगाई जाती थी सरकार से कि सरकार इसके अंदर इजाफा करे, क्योंकि अभी तक उनकी जो रेट है वो सरकार के आधार से ही चल रहे थे। मगर अब जिस तरीके से बदलाव करने की कोशिश की जा रही है और कुछ इस समय के अंदर लगभग इसके अंदर बदलाव किया जाएगा, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी चालकों को कुछ राहत जरूर पड़ेगी। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, उनके ऊपर जरूर महंगाई की मार पड़ सकती है। जी
राजीव, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, अगर बात की जाए तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि एक तरफ तो जो ऑटो चालक हैं उन्हें किराया बढ़ाने की उन्होंने मांग की है, दूसरी तरफ इसका सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ेगा। तो जो सामने चुनौतियां आ रही है दिल्ली सरकार की, वो क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार इसके अंदर अभी और कुछ बदलाव भी कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के अंदर जरूर कुछ कटौती की गई थी, मगर दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर सीएनजी की बात करें या फिर एलपीजी की बात करें, वहां पर कोई भी राहत नहीं दी जनता को। अगर वो राहत मिल जाती है तो जो किराया जो बढ़ने वाला है या फिर कहें जो महंगाई की जो मार है वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर कम होती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कोई कटौती नहीं की गई है, मगर सिर्फ किराए के अंदर बढ़ोतरी जरूर की गई है। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जा रहा, जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा, सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से बरकरार रहेगा और जनता के ऊपर कहीं ना कहीं दोहरी मार पड़ती हुई नजर आएगी, चाहे वो ऑटो टैक्सी के द्वारा हो या फिर कहे एलपीजी के द्वारा हो या फिर जो आम बजट है वो उसको लेकर हो। मगर जनता कहीं ना कहीं इस महंगाई से कहीं ना कहीं पिसती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली सरकार को भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कुछ राहत देनी चाहिए। वो राहत कब मिलेगी ये दिल्ली सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों के लिए सड़क मार्ग से कश्मीर घाटी में प्रवेश को लेकर समय सीमा जो है निर्धारित कर दी गई है। जम्मू से नगर नेशनल हाईवे पर चंद्रकोट मार्ग से दोपहर 1:30 बजे से बनिहाल काजीकुंड टनल के रास्ते 3:30 बजे के बाद किसी भी अमरनाथ यात्री को घाटी में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था सुरक्षा कारणों से की गई है। एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा ने कहा कि कई अमरनाथ यात्री खुद को पर्यटक बताकर कश्मीर जा रहे हैं, जबकि यात्रियों को लेकर सुरक्षा के बीच विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर समय सीमा को निर्धारित किया गया है। एसएसपी ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों के लिए पंजीकरण जरूरी है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किया गया है। तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बल्कि फैसिलिटेशन है। फैसिलिटेशन इस तरीके से है कि अगर कोई यात्री से मैं पहले स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि कौन सा यात्री। एक है जो अनरजिस्टर्ड है, एक है जो रजिस्टर्ड है बट विदाउट RFID टैग्स के साथ है, एक है जो रजिस्टर्ड है विदाउट RFID टैग्स है और बिल्कुल विदाउट कॉन्वॉय प्राइवेट अपना चल रहे हैं। उन्होंने बाद में यात्रा करनी है बट अभी के लिए टूरिस्ट है, और एक सिर्फ टूरिस्ट है। इनके लिए यहाँ पे 1:30 PM पे रोज़ इसी तरीके से जैसा अभी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ लगा है और उनको रोका जा रहा है, तो ये रोज़ लगेगा और उनको यात्री निवास चंद्रकोट में लॉन्च किया जाएगा फॉर द वन एंड ओनली रीज़न दैट सम सिक्योरिटी एप्रीहेंशंस आर ऑलरेडी देयर एज वी नो, जो कि बहुत पहले से फ्लैश की जा रही थी। उसकी वजह से जो वैली साइड है उनको 3:30 PM के बाद नवयुगा टनल के पार नहीं जाने दिया जा सकता। तो सिंस 3:30 इज़ द कट ऑफ टाइम फॉर नवयुगा, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ताकि यहाँ से ही कोई यात्री आगे ना जा पाए, क्योंकि वहाँ पे लॉजमेंट सेंटर्स इतने अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ यहीं पे है, तो यहाँ पे उनको मैक्सिमम लॉन्च किया जाए, इसलिए ये वाला कट ऑफ 1:30 PM पे लगाया जा रहा है और ये रोज़ लगाया जाएगा टिल दी कल्मिनेशन ऑफ अमरनाथ जी यात्रा 2022। हम उनसे सिंपल एक सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। इफ दे से दैट हम हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर टूरिस्ट, तो उनको जाने नहीं दिया जाता। बट जो लोकल्स हैं, डोडा के हैं और उन्होंने काजीकुंड जाना है, वेरीनाग जाना है, लोकल्स हैं, तो उनको बिल्कुल अलाउ किया जाता है। HMVs अलाउड है। जैसे NH खुला रहता है वैसे NH सभी के लिए खुला है। उनके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जब तक हम उनका वहाँ पे बाकायदा हमारे पुलिस जो है वो डिप्लॉयड है और उनसे अगर पूछ लिया जाता है कि आप स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं तो उनको जाने दिया जाता है। मोरोवर हर एक जोन में जो कट ऑफ है, लिटरल्स जो हम जिसे कहते हैं कि जो साइड की गलियाँ जिससे हम NH पे आते हैं, तो उनको 15 मिनट पहले कॉन्वॉय के पहुँचने से 15 मिनट पहले ही प्लग किया जाता है ताकि वो कॉन्वॉय के साथ आमने सामने।
तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों के लिए सड़क मार्ग से कश्मीर घाटी में प्रवेश को लेकर समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। जम्मू से नगर नेशनल हाईवे पर चंद्रकोट मार्ग से दोपहर 1:30 बजे और बनिहाल काजीगुड़ टनल के रास्ते 3:30 बजे के बाद किसी भी अमरनाथ यात्री को घाटी में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रियों को लेकर एक खबर सामने आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि दोपहर बाद इन अमरनाथ यात्रियों को घाटी में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो किन कारणों के चलते उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, एक बार पूरी अपडेट। देखिए निशा, 29 तारीख को जम्मू से पहला जत्था जो है वो निकला था और 30 तारीख को उन्होंने दर्शन किए थे। पिछले अगर 2.5 साल की बात करें, पहले 370 की वजह से यात्रा बीच में रोकनी पड़ी। फिर कोरोना महामारी के चलते 2 साल अमरनाथ यात्रा जो है वो नहीं हो पाई। ऐसे में अब यात्रा शुरू हुई है तो करीब 8 से 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने और सरकार ने फैसला लिया है कि 1:30 बजे के बाद रामबन के आगे चंद्रकोट का इलाका पड़ता है, उससे आगे यात्रियों को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इस बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया जो है वो लगातार बना हुआ है। धमकियां मिल रही हैं और इनपुट्स भी ऐसे सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं कि इस बार अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया जा सकता है। इसके लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका लगातार कोशिशें कर रहे हैं और खास करके अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर पर लगातार हथियारों की खेप जो है वो भेजी जा रही है। इस बार सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो है स्टिकी बम का। स्टिकी बम पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं और समय समय पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात बॉर्डर पर तैनात हैं और उन्हीं की चौकसी की वजह से कई खेप जो है वो पकड़ी भी गई हैं। तो ऐसे में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन किसी भी कीमत पर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता है और यही वजह है कि यात्री खास करके जो बाहर कश्मीर घाटी आजकल वैसे भी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो टूरिस्ट जो है वो अमरनाथ यात्री जो है वो टूरिस्ट बनकर पहले घूम लेते हैं और उसके बाद जब उनके नंबर आता है यात्रा करने का तो उसके बाद वो यात्रा भी करते हैं। लेकिन इस बार RFID कार्ड जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ID कार्ड जो है वो बना के दिए गए हैं और कोई भी यात्री अगर पंजीकरण करवाता है तो उसको RFID कार्ड जो है वो लेना भी अनिवार्य है और क्योंकि उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। अगर किस मौसम खराब होता है तो रास्ते में अगर अपने टोली से या अपने ग्रुप से वो बिछड़ जाता है तो उसका पता भी लगाया जा सकता है। यही सब सुरक्षा कारणों के चलते जो है RFID कार्ड जो है वो भी बना के दिया जा रहा है और साथ में यात्रा जो है उसको 11:30 बजे नगरोटा टोल प्लाजा जो कहा जाए चेक पोस्ट है वहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा और रामबन के चंद्रकोट से आगे 1:30 बजे के बाद जो है नाका लगाया जाएगा, वहां चेकिंग की जाएगी, वहां पूछा जाएगा आप कहां से आए हैं और उसके बाद ही अगर पता चलेगा कि वो लोकल है तो उसको आगे बढ़ने दिया जाएगा। और इसी प्रकार 3:30 बजे जो नवयुक्त टनल नई बनाई गई है, अगर वो क्रॉस कर लेता है 3 बजे से 3-3:15 बजे तक तो उसको आगे जाने दिया जाएगा, नहीं अन्यथा उसको वहीं पे हॉल्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसा SSP रामबन ने बताया कि चंद्रकोट में लॉज हैं काफी, तो यही वजह है कि उनको वहीं रोक लिया जाता है और उसके बाद उनको दूसरे दिन वहां से जाने की इजाजत जो है वो दी जाती है। निशा, रविंद्र, इसी के साथ जिस तरीके से जो अमरनाथ यात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें आइडेंटिफिकेशन के तौर पर क्या क्या ले जाने की यहाँ पर बात की गई है और इसी के साथ जो पुलिस है लगातार उनसे जो श्रद्धालु हैं उनसे क्या क्या पूछताछ उनके द्वारा की जा रही है? जी देखिए, ID कार्ड की अगर हम बात करें निशा, तो आधार कार्ड वगैरह जो है वो कोई भी आपकी आइडेंटिफिकेशन है जो आपसे संबंधित है उसको आपको रखना जरूरी है और साथ में जब आप पंजीकरण करवाते हैं, खास करके पंजीकरण अगर तत्काल पंजीकरण करवा रहे हैं तो आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी ID कार्ड जो है वो भी बनवाना पड़ेगा और वो साथ में कैरी करना पड़ेगा। अगर कहीं गुम हो जाता है तो उसके लिए आपको फिर से प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा, उसके बगैर आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है
और खास करके अगर हाईवे की बात करें तो जगह जगह पर नाके लगे हुए हैं, सीआरपीएफ के नाके लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से एसएसपी रामबन ने कहा है कि 1:30 बजे से चंद्रकोट का इलाका, जो रामबन का चंद्रकोट इलाका है, वहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और पूछा यही जाता है कि आप कहां से आए हैं। इस वजह से पूछा जाता है क्योंकि पता चल पाए कि ये टूरिस्ट है या स्थानीय है या फिर अमरनाथ यात्री है, वो किस मकसद से घूम यहाँ पर आ रहा है वो पता चल जाए तो उसके बाद उसको आगे नहीं जाने दिया जाता है। अगर लोकल है, अगर डोडा भद्रवा या बनिहाल का रहने वाला है, अगर उसने आगे जाना है, घाटी जाना है, तो उसको जो है वो आगे जाने दी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा रविवार यानी आज होगी और 2 बार रद्द होने के बाद अब तीसरी बार सीसीटीवी कैमरे की कड़ी निगरानी में ये परीक्षा होगी। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। सूबे में 75,687 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा देंगे। राहत की बात यह है कि सरकारी बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं लगेगा और अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी नहीं ले जा सकते। और हिमाचल पुलिस ने गड़बड़ी रोकने के लिए रेंज के अनुसार पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। इसमें पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी, आईजी प्रशासन एवं कल्याण डीके यादव, डीआईजी इंटेलिजेंस संतोष पटियाल, पीटीसी डरोह के प्रिंसिपल विमल गुप्ता, आईजी साउथ रेंज पीडी प्रसाद और डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी मधु सदन और डीआईजी नॉर्थ रेंज धर्मशाला सुमेधा द्विवेदी शामिल हैं। आपको बता दें, प्रदेश में कांस्टेबलों के 1334 पदों के लिए करीब 75,687 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पेपर लीक मामले में फंसे 116 आरोपी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी कर दिए हैं और पुलिस ने व्यवस्था की है कि अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश में करीब 81 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास अभ्यर्थियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से आज पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की लिखित परीक्षा आज होनी है, कब तक ये परीक्षा होनी शुरू हो जाएगी और कितने अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया, एक बार पूरा अपडेट टीना जी। जी देखिए, ये 9 बजे आज शुरू हो जाएगी और जिसमें है वो 75,687 अभ्यर्थी इस बार जो ये लिखित परीक्षा देंगे। इसमें आपको बताएं कि ये 1,334 पदों के लिए परीक्षा होनी है और इसमें जो ये जो परीक्षा है ये आज अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। 9 बजे ये परीक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें जो प्रदेश जो पुलिस है उसने काफी पुख्ता इंतजाम इस बार किए हैं क्योंकि ये वही पुलिस भर्ती मामला है जिसमें पहले प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग की पेशगी हो चुकी है और इसमें जो पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें वो पेपर लीक हो गया था और उसके बाद जो अभी तक है उसमें वो मामला चल रहा है। इसमें आपको बताऊं कि पिछले कल ही जो प्रदेश पुलिस है उसने 91 लोग हैं उनके खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की है। तो अभी जो ये आज जो परीक्षा होनी है इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो हिमाचल सरकार है उसने शुक्रवार को ही ये निर्देश जारी कर दिए थे कि जो एचआरटीसी की बसेस है उसमें जो ये अभ्यर्थी हैं वो अपना जो प्रवेश शुल्क है वो आज दिखाकर आ सकेंगे, उनका कोई किराया नहीं लगेगा और कल इसी तरह जो वापस जाएंगे वो वापसी जाते वक्त भी अपना जो ये प्रवेश वो एडमिट कार्ड होगा उसको दिखाकर उनका भी किराया नहीं लगेगा। तो इसमें जो ये आज जो परीक्षा होनी है, हालांकि जो कांग्रेस है जो विपक्ष है वो काफी इसमें तंज कर चुका है और काफी इसको जो पुलिस भर्ती का जो मामला था उससे काफी सरकार को घेर रहा था और घेर अभी भी रहा है। लेकिन अभी जो है पुलिस विभाग का कहना है, जब हमारी जो मधुसूदन जी है उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो हमने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं परीक्षा केंद्रों के आसपास
जो अभ्यर्थी हैं उनके अलावा जो परिजन होते हैं उनको भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। काफी दूर से उनकी एंट्री बैन कर दी जाएगी। इस पर बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो परीक्षार्थी हैं वो प्रदेश जो परीक्षा है उसमें अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। तो इस तरह जो पुलिस का कहना है, पुलिस का एक बार दावा है कि इस बार बहुत पुख्ता इंतजाम उन्होंने किए हैं। कोई भी जो इस बार कोई लीक का कोई इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आएगा। तो अभी जो ये परीक्षा है ये अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। तो अभी जो आज पुलिस मुख्यालय है उन्होंने रोल नंबर भी पिछले कल जारी कर दिए थे और आज अभी जो बच्चे हैं वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच चुके होंगे। जी निशा। टीना जी, जिस तरीके से देखा गया कि पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर रही है, लेकिन इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का क्या कोई रिएक्शन इस जो आज ये परीक्षा होने वाली है इसे लेकर कोई रिएक्शन सामने आया हो? जी, इसमें जो पिछले कल है जो नेता प्रतिपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश की जनता वो तंग हो चुकी है क्योंकि जो भाजपा है वो लगातार जो इस तरह की जो भर्तियां हैं उनमें धांधलियां करती आ रही है। और इस बार की जो ये पुलिस भर्ती का जो ये आज जो परीक्षा है इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि इस बार क्या वो गारंटी प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग देते हैं कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने आरोप सीधा जो पुलिस विभाग तो आपको बता दें कि आज हिमाचल में जिस तरीके से पेपर लीक मामले के बाद आज हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो है उसकी लिखित परीक्षा आज हिमाचल में होने वाली है, जिसे लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि पूरी सीसीटीवी के निगरानी में पूरी परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। सूबे में 75,687 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा देंगे। राहत की बात यह है कि सरकारी बसों में अभ्यर्थियों का किराया नहीं लगेगा। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। तो लगातार हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ बनी हुई है। टीना जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर क्या क्या निर्देश जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिए गए हैं? देखिए, जो पुलिस विभाग है उनकी तरफ से जो गड़बड़ी रोकने के लिए एक तो उन्होंने प्रदर्शनों की तैनाती की है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं जो उनको एडीसीपी लेवल के जो अधिकारी है उनकी तैनाती की गई है पुलिस में। उसके अलावा जो परीक्षार्थी हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो नहीं ले जा पाएंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति को वो साथ नहीं लाए, क्योंकि अपने जो परिजन है उनको वो जहाँ पर कह रहे हैं वहीं पर उसको अपने साथ ना लाए, वहीं पर उनको रुकने का निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह अगर आप देखेंगे कि जो पुलिस विभाग है इस बार बड़ी मशक्कत कर रहा है कि किसी भी तरह कहीं भी तरह वो किसी निशाने पर ना आए, किसी को जो भर्ती मामला है उसमें उनको निशाने पे ना लेते। हालांकि जिस तरह की जो सख्ती पुलिस विभाग इस बार कर रहा है, पिछली बार भी इसी तरह की सख्ती की गई थी, उसके बावजूद पुलिस का ये कहना है कि जो ये पेपर था वो ठीक कुछ घंटों पहले लीक कर दिया गया था और जो परीक्षार्थी है उनको पेपर हाथ में नहीं दिया गया था, उनको जो 100 क्वेश्चन थे उनको रटाए गए थे। तो इस तरह आप देखेंगे कि अगर परीक्षार्थी बच्चों को जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ ले जाने के लिए मनाही है, तो पिछली बार भी मनाही थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस भर्ती का जो ये पेपर था वो लीक हुआ और जो से बच्चे बैठे वो उन्होंने जो ये बोलते हैं जो ये पेपर है उसको रट लिया था, उनके जो क्वेश्चन है उन्होंने रट लिए थे। तो ऐसे में जो आज की जो परीक्षा है उसमें पुलिस के सामने कड़ी चुनौती एक है कि वो किस तरह से ये साबित करेगी कि ये जो इस बार का पेपर है वो लीक नहीं हुआ, क्योंकि जो पिछली बार जो पुलिस अधिकारी इसमें जो प्रक्रिया में शामिल थे, हालांकि उनको दूर रखा गया है, दूसरे अधिकारियों को शामिल किया गया, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार वो कह रहा है कि जब तक आरोपी पुलिस कर्मचारियों को या अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन तक हाथ नहीं डाले जाते, तब तक ये कहीं से भी साबित नहीं होता कि जो पुलिस भर्ती जो ये परीक्षा है ये द्वारा से लीक नहीं होगी। तो अब आप देखेंगे कि लगातार हमलावर विपक्ष है और वो ये कह रहा है कि पहले इन जो पुलिस मुख्यालय में बड़े अधिकारी बैठे हैं जो पहले की प्रक्रिया में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाए, तब ये माना जा सकता है कि ये पारदर्शिता के साथ ये पुलिस भर्ती मुकम्मल हुई है। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आज लिखित परीक्षा होनी है, तो इसमें जो छात्र इसमें जो शामिल हो रहे हैं उनके लिए सीएम जयराम ठाकुर का कोई संदेश उनके लिए आया हो? हाँ जी, देखिए वैसे तो उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि उन्होंने ये निर्देश जारी कर दिए थे कि जो हिमाचल पथ परिवहन की जो बसें हैं उनमें इनका किराया ना लिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी बार बार परीक्षा देकर परेशान है। वो लगातार उनका जो
राशि के आधार पर वो कहते हैं कि वो परेशान हो चुके हैं, बार बार किराया देते हैं, बार बार शिमला उनको आना पड़ता है। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक अपील भी उनसे की थी कि आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि ये परीक्षा इसलिए भी, क्योंकि बच्चों ने ये अपील की थी कि जो आरोपी है उनको पकड़ लिया गया है, तो जो पिछली जो परीक्षा थी उसी को बहाल किया जाए और उसी में जो चयन है वो किया जाए आगे की जो उम्मीदवार है उनका। लेकिन इसके लिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मना किया और उन्होंने कहा कि हालांकि जो पकड़े गए जो आरोपी है उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन जांच पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि जो अभी तक पकड़ में नहीं आ पाए हैं वो ऐसे कितने लोग हैं। तो उन्होंने अभी ये लोगों से अपील की, परिजनों से अपील की थी कि घबराए नहीं और ना ही इस तरह का वो करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा हो, जो बच्चे चुनकर आए वो अपनी मेहनत के बल पर आए, ताकि किसी फ्रॉड के उसमें फ्रॉड करके वो इस परीक्षा में बैठे। तो उन्होंने ये अपील परिजनों से की है कि उनको प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग को वो इस मामले में सहयोग करे। जी टीना जी, जिस तरीके से आज ये लिखित परीक्षा होने जा रही है, तो इसे लेकर बच्चों में जो छात्र हैं जो आज इस पेपर को देने वाले हैं, उनमें कैसा माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों में उतना उत्साह नहीं है जितना पिछली बार था, क्योंकि उनका कहना है कि इसकी क्या गारंटी है कि इस बार भी ये पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, ग्राउंड में पसीना बहाते हैं, कोचिंग करते हैं, इतनी तैयारियां इतनी पेपर के लिए करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये भर्ती ही रद्द कर दी गई है। तो उनका अभी काफी बच्चे हैं जिन्होंने ये दोबारा पेपर नहीं भरा। अगर आप आंकड़े देखेंगे, पिछली बार बहुत ज्यादा जो बच्चे थे उन्होंने ये परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार उस मुकाबले बच्चे बहुत कम हैं, तो बच्चों में थोड़ा सा उत्साह कम है। लेकिन फिर भी जो एक आंकड़ा बहुत बड़ा है, 75,000 से ज्यादा बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ये आंकड़ा है, क्योंकि इसमें जो 1334 पद है, इसमें कुछ महिला अभ्यर्थियों के भी है, तो महिलाएं जो अभ्यर्थी है वो भी इसमें शामिल हो रही है। तो एक जो बच्चों का जो क्रेज है वो हालांकि है, लेकिन उतना ज्यादा उत्साह उनमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें डर है कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो कि उन्होंने परीक्षा दी, मेरिट में आए या उनका चुनाव हो जाए और बाद की परीक्षा रद्द हो जाए। तो चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 जुलाई यानी आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 11 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर दोपहर 12:10 पर बैकुंठपुर विधानसभा में जिला कोरिया के विकास खंड खंडगवा के ग्राम पौड़ी पहुंचेंगे, आपको बता दें, और वहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वो ग्राम पौड़ी से दोपहर 1:35 पर हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर दोपहर 2 बजे विकास खंड बैकुंठपुर के ग्राम पटना पहुंचेंगे और दोपहर 2:40 पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। भूपेश बघेल ग्राम पटना में 4 बजे कार द्वारा रवाना होकर बैकुंठपुर पहुंचेंगे और वहां के शाम 6 बजे मानस भवन में आदिवासी समाज सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करेंगे। बघेल रात्रि विश्राम बैकुंठपुर में करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, पहले तो सीएम भूपेश बघेल का आज दिन भर का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार उसकी पूरी अपडेट। जी निशा, देखिए आज सीएम भूपेश बघेल वापस अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्रों में वो उनका दौरा लगातार चल रहा है। इसके पहले भी वो अंबिकापुर बैकुंठपुर का जो दौरा था पिछली बार, वहां से बैकुंठपुर कुछ रीजन से छूट गया था, तो पिछले बार का जो दौरा है वहीं से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बैकुंठपुर कोरिया जिले का जो बैकुंठपुर क्षेत्र है, वहाँ वो विधानसभा क्षेत्र वहाँ वो जाएंगे। वहाँ से उनका जो दौरा है सुबह 11 बजे वो रायपुर से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद कोरिया जिले में कुछ ग्राम हैं जहाँ पे विकास कार्यों को वो लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए पौड़ी गांव में वो लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। उसके बाद वहाँ से वो पटना ग्राम है, वहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे और शाम का जो उनका कार्यक्रम है
कार्यक्रम रहेगा। आज वो रायपुर से सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा कोरिया जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। स्वाति जी, जिस तरीके से भूपेश बघेल की अगर बात की जाए, आज वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो क्या कुछ अहम रह सकता है इस भेंट मुलाकात में? देखिए, बैकुंठपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के विधायक हैं अंबिका सिंह देव जी। ये पिछले बार पूरा दौरा जो उनका बना था उसमें आधे में ये छूट गया था। भेंट मुलाकात इस बार 3 दिन का इस बार का भी भेंट मुलाकात होगा, लेकिन अभी ये बैकुंठपुर से चालू कर रहे हैं, कोरिया जिले से चालू कर रहे हैं। तो वहाँ पर आदिवासी समाज की बहुलता है, वहाँ पे आदिवासी जो है वो बहुसंख्यक है। तो देखा जा इस उसमें देखना यही होगा कि किस तरीके से वो उनका पूरा इंटरेक्शन रहता है आदिवासियों के साथ, ग्रामीणों के साथ, और क्या कुछ नई चीजें वहाँ पर निकल के आती हैं। वैसे हर बार देखा गया है सीएम साहब के दौरे में कि ग्रामीण जनों के साथ उनकी समस्याएं सुनते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लिए वो जनता तक कितनी पहुंच रही है उसका अपडेट वो हमेशा लेते रहते हैं। तो इसी कड़ी में ये कार्यक्रम है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए भेंट मुलाकात कार्यक्रम की अगर बात कर ली जाए, तो इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई बड़ी सौगात की घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है निशा। अभी कुछ ऐसी खबर हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ डिजाइन है कि पहले से प्री प्लान है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस हिसाब से वो लोगों से मिलते हैं, क्योंकि पिछले बार कई उनके भेंट मुलाकात कार्यक्रमों में देखा है कि वो जब दौरे पर निकलते हैं और सामाजिक लोगों से मिलते हैं, तो वहीं पर उनकी अगर कुछ भवन की मांग है, उनकी कुछ धार्मिक आस्थाओं की मांग है, तो उसको वो वहीं पर फुलफिल करते हुए चलते हैं। तो हर क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हर जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलते चलते हैं, किसानों से मिलते हैं। तो जहाँ पर जिस हिसाब से लोगों की डिमांड होती है, लोग अपनी मांग, अपनी व्यथा, अपनी स्थिति उनके सामने रखते हैं, उस हिसाब से सीएम साहब और जो पूरा अमला, प्रशासनिक अमला जो साथ में चलता है, वो उस हिसाब से काम करता है। दिशा स्वाति जी, अगर बात की जाए भेंट मुलाकात की अगर बात कर ली जाए, तो भेंट मुलाकात में आज कौन कौन शामिल हो सकता है? कितने लोगों के इसमें शामिल होने की आशंका जो है जताई जा रही है? देखिए, प्रशासनिक अमला तो इसमें पूरा रहेगा। क्षेत्रीय जो उस क्षेत्र के कलेक्टर हैं, जिले के कलेक्टर हैं, वो यहाँ से सचिव लेवल के जो अधिकारी जाते हैं, वो साथ में जिले के माफी चाहूंगी, क्षेत्र के जो विधायक हैं वो सभी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पर भूपेश बघेल हर बार करते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम उनका पहले भी 3 दिवसीय रहा है और अब भी उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहा। लगातार जनता से वो संपर्क में रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पर भूपेश सरकार जो है अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने, तो क्या लग रहा है कि वोट बैंक को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए निशा, ये बहुत साफ साफ है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टी के नेतृत्व भी करते हैं, एक पार्टी का नेतृत्व भी करते हैं। वो तो बिल्कुल इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2023 में प्रदेश में चुनाव हो रहा है, 2022 का आधा हो चुका है, तो इसको चुनावी एक समझ सकते हैं कि भाई चुनाव तो है ही, लेकिन चुनाव से पहले कई तरह के सर्वे भी होते हैं, कई तरह के से लोगों की मांग को समझा जाता है, लोगों तक क्या पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उसको समझा जा सकता है। तो बिल्कुल अगर इस पूरे कार्यक्रम को उस लिहाज से भी देखा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा इससे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 50 विधायक, जिसमें 39 शिवसेना के बागी विधायक भी शामिल हैं, वो सभी गोवा के ताज कन्वेंशन सेंटर होटल से गोवा एयरपोर्ट के लिए निकले थे। विधायकों का ये काफिला अब मुंबई पहुंच चुका है। विधायकों के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर 3 बड़ी लग्जरी बसें मंगाई गई थी। सभी विधायकों को मुंबई के ताज होटल में ठहराया गया है, जहां भाजपा नेता व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सहित देवेंद्र फडणवीस ने सभी का स्वागत करते हुए उनसे मुलाकात की है। गोवा पुलिस और गोवा की कमांडो यूनिट के बीच गाड़ियों का काफिला निकला। इस काफिले में कुल 3 बसें थी, जबकि बसों के आगे पीछे गोवा पुलिस के अधिकारी अपना सुरक्षा घेरा बनाए हुए थे। इसके पहले गोवा के होटल को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया था। इस होटल में जाने वालों के एंट्री गेट पर पूरी तरह से जांच की जा रही थी। शिवसेना विधायकों ने इसके
पहले गुवाहाटी छोड़ने से पहले कामाख्या देवी के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन किए थे। आपको बता दें कि इन विधायकों ने पिछले एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय से यहां पर डेरा डाल रखा था। आपको बता दें कि बागियों की 12 दिनों के बाद मुंबई वापसी हुई है। ये 50 बागी विधायक, जिसमें शिवसेना के 39 विधायक शामिल हैं, 12 दिनों के बाद अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इसके पहले 21 जून को शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे 20 शिवसैनिक विधायकों के साथ पार्टी से बगावत कर पहले सूरत और फिर उसके बाद गुवाहाटी निकल गए थे। वहां से बागी विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती रही और अभी 50 तक पहुंची है। इस दौरान आपको बता दें कि शिवसेना नेता लगातार इन विधायकों के ऊपर वापस लौटने का दबाव बना रहे थे और शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने तो हद ही पार कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अब इन विधायकों के शव वापस आएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने इसका सुधार किया और अपने बयान में सुधार किया। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे तक इन विधायकों को लेकर कई बयानबाजियां उन्होंने की हैं, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं थी। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने उद्धव ठाकरे को चेतावनी देते हुए कहा था कि आप एकनाथ शिंदे को लेकर अपना फैसला वापस लें, नहीं तो हम कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता के पद से हटा दिया था। केसरकर की ये धमकी एक तरह से इस बात का दावा करती है कि असली शिवसेना को लेकर अगर शिंदे गुट कोट गया तो कहीं उद्धव ठाकरे को पार्टी ही हाथ से न गंवानी पड़ जाए, क्योंकि शिवसेना के 2/3 से ज़्यादा विधायक अब शिंदे गुट के साथ हैं। इससे पहले शुक्रवार को शिवसेना के शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा था कि मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि किसी को मंत्री पद देने पर कोई चर्चा नहीं हुई है और हम में से किसी ने भी कोई मंत्री पद मांगा भी नहीं है। अब हम शिवसेना के विधायक दल हैं और पहले पार्टी के नियमों के अनुसार ऐसा हुआ करता था कि जब पार्टी निर्णय लेती थी तो सभी उसे स्वीकार करते थे, लेकिन अब शिंदे साहब इसे बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए, शिंदे गुट के बागी विधायक जो है गोवा से मुंबई पहुंच चुके हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ अभी तक जानकारी आपको हासिल हो पाई है? करीब 12 बार तमाम जो 50 विधायक का वो मुंबई लौटे, जिसमें 39 विधायक शिवसेना के हैं और लगातार बाकी विधायक एकनाथ शिंदे लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारी सरकार में देखिए हमारी सत्ता भी रहेगी, यानी कि सत्ता के बाद अब कहीं से पार्टी की लड़ाई लगातार जारी है और कानूनी लड़ाई की बात कही जा रही है। ऐसे में उद्धव सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से कानूनी दाव पेच खेला गया है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है कि जो तमाम जो बाकी विधायक हैं उनको इस निलंबन को लेकर प्रक्रिया शुरू है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये कहा कि 11 तारीख को ही इस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन इस बीच क्या कुछ होता है वो बड़ा अहम होगा। लेकिन आज और कल का दिन बेहद अहम है महाराष्ट्र के लिए और एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए और शिवसेना के लिए, क्योंकि आज इस स्पीकर का चुनाव होने वाला है। ऐसे में कल फ्लोर टेस्ट यानी कि जो बहुमत साबित करने का दिन है, तो ऐसे में तमाम विधायक जो मुंबई वापस लौटे हैं, मुंबई के ताज होटल में रखा गया है और देर रात तक पार्टी चली, मीटिंग चली, तमाम जानकारियां निकली कि अब जो है एकनाथ शिंदे गुट जो है पूरी तैयारी में है और एकनाथ शिंदे गुट को पूरा विश्वास भी है कि 170 जो विधायक उनके साथ है उन्हें बहुमत साबित करने में उनकी पूरी मदद करेगी। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, बागी विधायक 12 से 13 दिन बाद जो है मुंबई वापस आ चुके हैं, अपने घर वापसी कर चुके हैं, तो इस बीच सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, उन्हें क्या क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई है? देखिए, बागी विधायकों को लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गोवा गए हुए थे। हालांकि गोवा की कमांडो पुलिस के साथ मुंबई की पुलिस लगातार यहाँ एयरपोर्ट से ही छावनी की तरह उनको साथ में रही। 3 AC बसेस उनको पहुंचाने के लिए लगाई गई थी। इसके बाद तमाम जो महाराष्ट्र सरकार की यात्रा है वो लगाई गई थी कि किसी तरह का कोई हलचल विवाद न हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से शिवसेना द्वारा बयानबाजी की गई है, चाहे वो 40 लाखों को लाने की बात कही गई हो या फिर आदित्य ठाकरे द्वारा ये कहा गया हो कि हम सुधर का गए, दुनिया बदनाम हो गई। तो इन तमाम चीजों का जो कहीं गई एकनाथ शिंदे को मलाल है और लगातार एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के
करने का दिन है। तो कहीं कहीं बहुत बारीकी से जो है एकनाथ शिंदे एक एक कदम उठा रहा है। हालांकि कई फैसले भी एकनाथ शिंदे लिए हैं, उसको लेकर भी शिवसेना इसका विरोध कर रही है। कल जिस तरीके से बहुमत साबित करने का दिन है, तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है आपको? बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे का कहना है कि 120 जो विधायक वो बीजेपी के हैं, 50 विधायक जो है एकनाथ शिंदे के पास है। अब ऐसे में 39 विधायक शिवसेना का, बाकी अन्य निर्दलीय दलों और अन्य दलों के। तो इस तरह से उन्होंने कहा मुझे कोई इस बात से टेंशन की बात नहीं है और पूरा बहुमत उनके साथ है, तो उसमें कुछ नया आंकड़ा नहीं है। लेकिन स्पीकर को लेकर जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से भी विजय साध्वी को उतारा गया है, जबकि बीजेपी की तरफ से राहुल नारायण को उतारा गया है, तो कहीं कहीं दिक्कत नहीं होगा कि आखिरकार स्पीकर किसका होगा। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि जब मामला लंबित चल रहा है, 16 विधायकों को निलंबन की प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 11 जुलाई को इस पर सुनवाई करेंगे, तो इसके पहले स्पीकर का चुनाव कैसे हो रहा है, जबकि स्पीकर का चुनाव होने के लिए विधानसभा अध्यक्ष होना बेहद जरूरी है, जबकि अध्यक्ष पद से नाना पटोले करीब पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि संवैधानिक इस पद के लिए असंवैधानिक तरीके से कैसे स्पीकर का चुनाव होगा, ये लगातार लोगों की नजर में है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का भी चुनाव होना है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपके पास है? बिल्कुल, स्पीकर को लेकर देखिए पूरी तैयारियां हो गई है विधानसभा में, और स्पीकर को लेकर जिस तरह से ये आंकड़ा बताया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे का जो बूथ है वो पूरी तरह से तैयार है। हालांकि बीजेपी भी उनके समर्थन में है, तो ऐसे में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि स्पीकर का चुनाव कौन करवाएगा, क्योंकि स्पीकर का चुनाव करवाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को होना बहुत जरूरी है, जबकि कुर्सी खाली है, उपाध्यक्ष तक नहीं है। तो इस पर सवाल खड़ा होता कि कौन करवाएगा। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, जो बागी विधायक हैं मुंबई वो लौट आए हैं, तो उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई? क्या उन्हें घर भेज दिया गया है या किसी होटल में उन्हें शिफ्ट किया गया है? बिल्कुल नहीं, देखिए जैसे महाराष्ट्र की सियासी हलचल चल रही है, ऐसे में बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को मुंबई में ही रहने का आदेश दिया है। मुंबई में सभी पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहने का आदेश दिया है, रिचेबल रहने का संपर्क बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसी तरह से बागी विधायक जिनको पहले सूरत से गुवाहाटी ले जाया गया, गुवाहाटी से उनको गोवा लाया गया, गोवा में भी करीब हफ्ते भर उनको रोका गया कि जब तक स्थिति एकनाथ शिंदे और भाजपा के अनुकूल नहीं बन जाती तब तक मुंबई के नहीं जाएंगे। अब ऐसे में आज स्पीकर का चुनाव होने वाला है और कल बहुमत साबित करने का दिन है। इस वक्त लाया गया और वहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता, किसी भी अन्य दलों का व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता। मुंबई के 7 होटल में उनके लिए बाकायदे 71 रूम खरीदे गए हैं, उन्हीं रूम में उन्हें शिफ्ट किया गया है। यानी कि सभी विधायकों को, चाहे बीजेपी को, चाहे एकनाथ शिंदे को, चाहे निर्दलीय हो, सभी को मुंबई में एक साथ एक जगह रखा गया कि किसी बिल्कुल बिगड़नी नहीं चाहिए। तो उसको लेकर पूरी सुरक्षा, पूरी तैयारियां एकनाथ शिंदे ने किया। हालांकि एकनाथ शिंदे खुद अपने बागी विधायकों से लगातार संपर्क में, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग की जा रही है। देर रात जैसे ही विधायक मुंबई पहुंचे थे, उसके बाद तुरंत बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, उसके बाद खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात की, चर्चा की। तो कहीं कहीं सामंजस्य बिठाया गया है, आपसी तालमेल बिठाया गया है कि किसी तरह से जो सेना के विधायक है उसको उनमें कूद न हो, उनमें नाराजगी न हो, क्योंकि जब लोग बहुमत साबित करने का वक्त आएगा तो उससे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से बागी विधायक जो है मुंबई लौट आए हैं, तो उनके लौटने पर एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस का कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 2 दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्पीकर का पद को लेकर जो चुनाव होने वाले हैं, दूसरी बहुमत साबित करने का जो समय है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे तन मन धन से उसके साथ में है, उन्हें किसी तरह का डर नहीं है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी विधायक उससे संपर्क में बने रहे। ठीक पैसा ही चल रहा है और विधायकों की पूरी सहमति उसको है। जो शिवसेना के विधायक 39 विधायक है वो उनका पूरा समर्थन है। अब ऐसे
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में डॉक्टर चढ़ाने के लिए धामी सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिससे पहाड़ों पर अधिक से अधिक डॉक्टरों को भर्ती कराया जा सके। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दुर्गम और पर्वतीय इलाकों में ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को सुगम में तैनात डॉक्टरों के मुकाबले 50% से अधिक वेतन मिलेगा। उदाहरण के लिए, सुगम में अगर डॉक्टरों को 2 लाख रुपये वेतन मिल रहा है तो दुर्गम में उसे करीब 3 लाख रुपये वेतन दिया जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे डॉक्टरों को पहाड़ पर भेजना के बाद ज्वाइन कराने की है, जो कि ट्रांसफर के बाद भी पहाड़ी जिलों में ज्वाइन नहीं करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का दावा है कि 1 साल में स्वास्थ्य महकमे का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले पहाड़ों पर डॉक्टर्स की नियुक्ति पर फोकस किया जा रहा है। मंत्री ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को नए रूप में कैबिनेट में लाने की बात कही है। पहाड़ में डॉक्टर्स की नियुक्ति करना सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए हमेशा चुनौती भरा रहा है। सबसे पहले सरकार ने पहाड़ में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के पास आउट होने वाले डॉक्टर्स से बॉन्ड भरवाया। इसके लिए फीस भी कम रखी गई, लेकिन डॉक्टर्स तब भी पहाड़ों पर नहीं रुके। ऐसे में अब सरकार एक नया प्रयोग करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्य में इस समय कुल 2852 पद हैं, जिसमें विशेषज्ञ और MBBS दोनों डॉक्टर जो हैं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ों के अस्पतालों में 80 के करीब कार्यरत डॉक्टर इस समय गायब हैं, जिनके खिलाफ CMO स्तर पर कार्रवाई चल रही है। महानिदेशालय की रिपोर्ट आने के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई चलेगी। उसके बाद पद खाली होंगे और नए डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स की भर्ती की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सरकार के द्वारा क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में की जा रही है? देखिए निशा, हमेशा से उत्तराखंड राज्य की हम बात करें तो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं चढ़ पाते हैं। अति दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर अपनी सेवाएं नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको दूर करने के लिए खुद उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने एक खाका तैयार किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आने वाले वक्त में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसको कैबिनेट में रखा जाएगा। वो एक्ट बनकर तैयार है, जिसके तहत जो अति दुर्गम इलाकों में जो डॉक्टर्स हैं जो अपनी सेवाएं देंगे उनको उनके वेतन से जो सुगम में सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर्स उनकी तुलना में 50% अधिक वेतन दिया जाएगा। मसलन अगर कोई सुगम इलाके में डॉक्टर को 2 लाख रुपए का वेतन मिल रहा है तो अति दुर्गम इलाके में 3 लाख रुपए का वेतन उसको दिया जाएगा। तो इसलिए ताकि डॉक्टर्स प्रोत्साहित हो सके और उनको अति दुर्गम इलाकों में भेजा जा सके। तमाम जो लोग हैं पहाड़ी इलाकों में जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है, जो जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, वहाँ पर ये तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और जल्द ही उत्तराखंड की कैबिनेट में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो लाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये एक्ट आता है तो तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो बचते हैं अति दुर्गम इलाकों में जाने से वो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है जब उनके वेतन में 50% की बढ़ोतरी होगी तो कोई भी डॉक्टर जाने से मना नहीं करेगा। ये एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस तरह से तमाम जानकारियां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक पहाड़ों के अस्पतालों में 80 के करीब जो डॉक्टर हैं इस वक्त वो गायब है, जिनके खिलाफ CMO स्तर पर कार्रवाई भी चल रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अति दुर्गम इलाकों में जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सेवाएं देने से कतराते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। समय पर दवाइयाँ मंगवानी होती हैं और ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं वो बचते हैं और ट्रांसफर होने के बावजूद भी अपनी सेवाएं वहाँ पर नहीं देते। इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार कोशिश कर रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इसके लिए तैयार कर रहे हैं और जल्द ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के रूप में जो है ये जो समस्या है वो दूर की जाएगी।
अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए, पहाड़ी इलाकों में डॉक्टर्स को भर्ती करने की बात की जा रही है ताकि जो दुर्गम स्थानों में जो लोग रहते हैं उन्हें इलाज के लिए सुविधा हो जाए, पर अब सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग के सामने क्या क्या चुनौतियां इन डॉक्टर्स को वहां पर तैनात करने के लिए सामने आ रही हैं? देखिए निशा, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है जो डॉक्टर्स हैं, करीब अगर हम बात करें प्रदेश में 2852 ऐसे पद हैं जिनमें एमबीबीएस डॉक्टर शामिल हैं, विशेषज्ञ शामिल हैं। और वो सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं, वो उनमें ज्यादातर जो डॉक्टर हैं वो सुगम इलाकों में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो सुगम इलाकों से दुर्गम इलाकों की तरफ भेजना, उनका ट्रांसफर करना, उनको वहां पर ड्यूटी पर भेजना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर एक डॉक्टर ये चाहता है कि उसको सुगम में उसका ट्रांसफर हो और ज्यादा चुनौती उसकी जॉब में ना आए। तो जाहिर है दुर्गम इलाकों में भेजना सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इसी चुनौती को दूर करने के लिए सरकार ने एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के रूप में जो है खाका तैयार किया है, ताकि 50% वेतन जो है वो अधिक दिया जा सके। तमाम दुर्गम इलाके, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत कठिनाइयां होती हैं, वहाँ पर आवाजाही में बहुत दिक्कतें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पर सवारी का जो है साधन बहुत ज्यादा मुहैया नहीं रहते हैं, पहाड़ों पर चलना पड़ता है डॉक्टर्स को। तो ऐसे इलाकों में डॉक्टरों को मिलकर सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि संकरे रास्ते होते हैं, एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पाती है, और वहाँ पर जो तो है चलिए अस्करी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।